रूह से जुड़ी हो मंजिलें, दिल से हो हर कोशिश, जिंदगी का अर्थ भी वही जो कर दे खुशियों की बारिश। ये शेर डेडिकेटेड है आपके पर्पज ऑफ लाइफ पर, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। शुरुआत करता हूँ कुछ कहानियों से। 105 साल की ग्रैंड मासाकी, जो हर सुबह सूरज उगने के साथ उठती हैं। वो अपने गार्डन में ताजी सब्जियां तोड़ती हैं और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर चाय पीती हैं। अपने आसपास के लोगों को कहानियां सुनाने के साथ साथ गाने भी गाती हैं। हिरोशी, 92 साल के एक फिशरमैन, हर शाम अपने फैमिली के साथ डिनर करते हैं। उनकी टेबल पर सादे लेकिन हेल्दी फूड्स होते हैं, जैसे ताजी मछलियाँ, सीवीड, स्वीट पोटैटो और टोफू। जब उनके पोते पोतियाँ प्लेट भरने लगते हैं तो हिरोशी मुस्कुराते हुए कहते हैं, धीरे धीरे खाओ, जब भूख खत्म हो जाए तब रुक जाओ, ना कि जब पेट भर जाए। यह आदत पूरे परिवार को फिट और हेल्दी रखती है। साकी अपने माई यानी उनका सपोर्टिव ग्रुप में 5 दूसरी औरतों के साथ शामिल है, जिन्हें वह बचपन से जानती। ये मुश्किल वक्त में एक दूसरे की हेल्प करती हैं और हर हफ्ते मिलती हैं और कुकिंग करती हैं, हंसती हैं और एक दूसरे के परिवार के बारे में बातें करती हैं। जब साकी के पति का देहांत हो जाता है तब उनका माई उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बना। साकी कहती है, हम साथ में बूढ़े हो रहे हैं और यही हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाता है। ताकाहाशी, जो 98 साल के हैं, हर सुबह बीच पर ताई ची प्रैक्टिस करते हैं। उनके मूव्स धीरे धीरे और सावधानी से होते हैं, जैसे समंदर की लहरें। हर शाम यहाँ के लोग स्टार्स के नीचे अपनी लाइफ सेलिब्रेट करते हैं। वे सैंसिंग यानी वायलिन जैसा एक इंस्ट्रूमेंट पर म्यूजिक बजाते हैं और कलरफुल कपड़ों में डांस करते हैं। एक शाम साकी ने अपने 105वें बर्थडे पर अपने फैमिली और नेबर्स के साथ पार्टी रखी। उन्होंने लंबी स्पीच देने की जगह अपनी ग्रीन टी का कप उठाया और कहा, इस खूबसूरत लाइफ के लिए मैं अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स को इस पल के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग इतना ज़्यादा कैसे जी पाते हैं, इनका बिहेवियर इतना सिंपल कैसे, और कहाँ रहते हैं ऐसे लोग। जापान के नीले समुद्र के बीच एक छोटा सा आइलैंड है जो ओकिनावा के नाम से दुनिया में जाना जाता है। इस शांत और सुंदर जगह को लैंड ऑफ द इमॉर्टल्स यानी अमर लोगों की भूमि कहा जाता है। यहाँ के लोग लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए मशहूर हैं। उनकी लाइफ स्टाइल सादगी, संतुलन और खुशहाली से भरी है, जो कि पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है। साकी की स्टोरी, हिरोशी की वाइजनेस और ताकाहाशी का डेडिकेशन ओकिनावा की लाइफस्टाइल का सिर्फ एक हिस्सा है। ओकिनावा के लोग हमें इंस्पायर करते हैं कि हम लंबी, हेल्दी और खुशहाल लाइफ जी सकते हैं। ओकिनावा में लंबी उम्र का सीक्रेट कोई मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक खूबसूरत लाइफ स्टाइल है। इसी लाइफ स्टाइल से प्रेरित होकर फ्रांसिस मिरेल्स एंड हेक्टर गार्सिया ओकिनावा में रहकर एक बुक लिखते हैं, इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, और ओकिनावा और यहाँ की लाइफ के बारे में दुनिया को अवगत कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द बुक वीकेंड पर। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड फेमस बुक इकिगाई के बारे में। इससे पहले कि आप इस ऑडियो बुक को सुनने में खो जाएं, फटाफट हमारे YouTube चैनल द बुक वीकेंड को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आगे हम मेरी भी इकिगाई बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। हम बुक्स की टीचिंग को 8 इंपॉर्टेंट लेसन्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस मनुष्य को अलग करती है वह है हमारी कॉन्शियसनेस। तो हमें इसका उपयोग करके हमारे पर्पज ऑफ लाइफ यानी इकिगाई को खोजना चाहिए। इकिगाई भी कुछ ऐसा ही है। यह एक जर्नी है जिसमें चैलेंजेस और चेंजेस आएंगे, लेकिन जब आप अपने इकिगाई के साथ अलाइन हो जाएंगे तो आप हर चुनौती का सामना करने और हर बाधा को पार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह एक मैजिकल मिक्स है जो आपको अपनी ज़िंदगी में मीनिंग और पर्पस देता है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है। जब भी आप ब्रश उठाते हैं और कुछ नया बनाते हैं तो आपको खुशी और सुकून मिलता है। यह आपका पैशन है। आपको यह एहसास होता है कि आर्ट थेरेपी बच्चों को उनके ट्रॉमा से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। जब आप अपने टैलेंट का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करते हैं तो यह आपका मिशन बन जाता है। एक पेंटर के रूप में आपको कलर्स का सही इस्तेमाल करना और आर्ट वर्क बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो यह आपकी एक वोकेशन हो गई। आप अपने आर्ट वर्क को बेच सकते हैं, आर्ट क्लासेस ले सकते हैं या फ्रीलांस करके इलस्ट्रेटर के रूप में काम कर सकते हैं। यह आपकी प्रोफेशन बन जाएगी। यह मेल आपका इकिगाई बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका काम न केवल संतोषजनक हो बल्कि दुनिया के लिए उपयोगी और आर्थिक रूप से टिकाऊ भी हो। यह मेल आपका इकिगाई होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल है, मानो एक टीचर को स्टोरी टेलिंग का शौक है तो वह एजुकेशनल पॉडकास्ट बना सकता है या बच्चों के लिए बुक्स लिख सकता है। इन 4 एलिमेंट्स को संतुलित करके आप एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो उद्देश्यपूर्ण, संतुलित और खुशहाल हो, और यही आपकी पर्पज ऑफ लाइफ यानी इकिगाई होगी। लेसन 2, द साइंस ऑफ लॉन्गेविटी।
जापान और खासकर ओकिनावा एक ऐसी जगह है जहाँ 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोग बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि इसके पीछे एक साइंस है। इस साइंस को समझने के लिए हमें उनके लाइफ स्टाइल को देखना होगा। सबसे पहली चीज़ है उनका हेल्दी डाइट, जिसमें ज़्यादातर फ्रेश चीज़ें होती हैं, जैसे कि हरी सब्जियाँ, मछलियाँ और राइस, जो कि कम से कम प्रोसेस की होती हैं। ये रोज़ पैकेज फूड खाने से बचते हैं और ज़्यादातर अपनी लोकल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है उनका एक्टिव लाइफ स्टाइल, जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि गार्डनिंग करना, वॉकिंग करना या फिर मार्शल आर्ट सीखना, जिससे उनका शरीर हमेशा फिट रहता है। यह सब बातें हमें इंस्पायर कैसे छोटी छोटी बातों को अपनाकर हम भी एक हेल्दी और लंबी लाइफ जी सकते हैं। ओकिनावा के लोगों की लॉन्गेविटी का एक और जरूरी पहलू है उनकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स। वो लोग अकेले नहीं रहते, बल्कि हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से स्ट्रेस कम होता है और इमोशनल वेलबींग्स इंप्रूव होता है। इसके साथ ही साथ ओकिनावा के लोगों के पास एक पर्पज होता है, एक रीजन होता है हर सुबह उठने का। चाहे वो अपने गार्डन की देखभाल करना हो, अपने पोते पोतियों के साथ खेलना हो या फिर कोई काम करना हो, उनको हर दिन एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है। ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाती हैं जो एक लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ खाना और एक्सरसाइज ही सब कुछ नहीं, बल्कि प्यार, कनेक्शन और एक पर्पज भी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेसन 3, अचीव फ्लो स्टेट। जीवन की रफ्तार में अक्सर हम रोज़मर्रा के कामों में खो जाते हैं, जहाँ हर दिन एक जैसा लगने लगता है। मगर सोचो तो क्या हो अगर उन मामूली कामों में ही हम एक मिहाली ने इसी अनुभव को फ्लो कहा है, एक ऐसी स्थिति जब हम किसी काम में पूरी तरीके से डूब जाते हैं। ना समय का पता चलता है, ना आसपास की चीज़ों का। यह बिल्कुल वैसा है जैसे नदी का पानी किसी बाधा को पार करते हुए बस बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बिना किसी रुकावट के। फ्लो तब आता है जब हमारे सामने एक ऐसा काम हो जो थोड़ा मुश्किल हो, पर हमारी काबिलियत से ज़्यादा नहीं। तो इसलिए हमें अपनी काबिलियत को बढ़ाना होगा। यह एक अद्भुत संतुलन है जहाँ चुनौती हमें उत्साहित करती है और हमारी कुशलता हमें उस चुनौती को जीतने का आत्मविश्वास देती है। जब हम इस फ्लो में होते हैं तो ध्यान भटकाना मुश्किल हो जाता है और हर छोटा सा काम भी एक खास मकसद बन जाता है, जिससे हमें संतुष्टि और खुशी मिलती है। अब सवाल ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस फ्लो को कैसे पाएं? इसका जवाब बहुत सरल है। सबसे पहले एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दो। अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो सिर्फ बर्तन धोने पर ध्यान दो, सोचने के बजाय इस शाम को क्या बनाना है। दूसरा उपाय है ऐसे काम खोजो जो आपकी क्षमता और चुनौती के बीच एक सही तालमेल बिठा सकें। और शायद घर की सफाई करते समय आप हर बार थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करें, या खाना बनाते समय रेसिपी आजमाएं। और सबसे जरूरी बात, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। जब आप किसी काम में डूबना चाहते हैं तो फोन को दूर रखें और अपने आसपास शांति बनाए रखें। यह याद रखना जरूरी है कि हर दिन में ऐसे मौके छिपे होते हैं जहां हम फ्लो का अनुभव कर सकते हैं और थोड़ी सी जागरूकता और कोशिश की जरूरत है। और फिर देखना यही छोटे छोटे पल मिलकर हमारी जिंदगी को और ज्यादा रंगीन और खुशनुमा बना देंगे। लेसन 4, रोल ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल कनेक्शन। जब हम जीवन के सफर पर चलते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हम अकेले ही बोझ उठा रहे हैं। चुनौतियां आती हैं और मुश्किलें हमें घेर लेती हैं। ऐसे समय में समुदाय और सामाजिक जुड़ाव का महत्व और भी बढ़ जाता है। जापान की एक खूबसूरत परंपरा मोआई हमें इस बात पर जीवंत उदाहरण देती है। मोआई असल में दोस्तों का एक समूह होता है जो एक दूसरे का साथ निभाते हैं, खासकर मुश्किल समय में। सोचिए अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकें, जो आपकी आर्थिक परेशानी में मदद करें, जो आपको भावनात्मक रूप से सहारा दें जब आप टूट रहे हों। यह मोआई समूह ठीक यही करते हैं। वे एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, हर सदस्य को पता होता है कि वह अकेला नहीं है। यह जुड़ाव एक गहरा एहसास दिलाता है कि हम बड़े ताने बाने का हिस्सा हैं, जहां हर धागा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और मिलकर वे एक मजबूत और सुंदर चित्र बनाते हैं। यह सिर्फ मदद पाना नहीं, बल्कि यह जानना है कि कोई है जो आपकी परवाह करता है, जो आपके साथ खड़ा है और जिसकी मदद के लिए आप भी हमेशा तैयार रहें। हमारी खुशियाँ, हमारी लंबी उम्र, ये दोनों ही बातें बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती हैं कि हमारे रिश्तेदार कितने मजबूत हैं, हमारे रिश्ते कितने मजबूत हैं। इकिगाई और दीर्घायु के जापानी दर्शन में यही सिद्धांत है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। सोचिए जब आप अपनी खुशी किसी के साथ बांटते हैं तो वह कितनी बढ़ जाती है, और जब आप किसी मुश्किल का सामना मिलकर करते हैं तो वह कितनी आसान हो जाती है। अच्छे दोस्त, परिवार के सदस्य और एक मजबूत समुदाय हमें जीवन का सही अर्थ देते हैं। वे हमें हंसाते हैं, हमें सहारा देते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए सबसे पहला सबक यही है कि हमें जानबूझकर उन लोगों से साफ रिश्ते बनाने और उन्हें पोषित करने चाहिए। उन रिश्तों को समय दें, उनमें निवेश करें और उन्हें मजबूत बनाए रखें। और दूसरा महत्वपूर्ण सबक यह है कि हमें अपने चारों ओर ऐसे लोगों को इकट्ठा करें जो सकारात्मक हो, जो पॉजिटिव सोचते हो, जो आपको इंस्पायर करें और जो आपका साथ दें। ऐसे लोग जो आपको बेहतर इंसान बनाने में मदद करें, जिनके साथ आप खुलकर अपनी बातें शेयर कर सकें। लेसन 5,
डाइट एंड हेल्थ प्रिंसिपल्स। जीवन की यात्रा में सेहत एक अनमोल साथी है। हमारे खान पान की आदतें इस साथी को मजबूत या कमजोर बना सकती हैं। ओकिनावा के बुद्धिमान लोग जो अपनी लंबी उम्र और जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, एक सरल सिद्धांत अपनाते हैं, हारा हची बू, यानी तब तक खाओ जब तुम्हारा पेट 80% भर जाए। यह केवल एक नियम नहीं बल्कि अपने शरीर की सुनो और संतोष को पहचानने का एक प्रेरणादायक सबक। यह एक यात्रा है हर निवाले के साथ अपने शरीर का सम्मान करना और हर निवाले के साथ अपने स्वास्थ्य का निर्माण करने की। यह संयम का अभ्यास है जो हमें अधिक खाने की लालसा से मुक्त कराता है और हमें उस ऊर्जा को उत्साह को अनुभव करने की अनुमति देता है। जैसे एक माली अपने फसल की देखभाल करता है, उसी तरह हमें अपने शरीर का पोषण करना चाहिए, न कि उसे बोझिल करना चाहिए। और हारा हची बू हमें इसी संतुलन की बात बताता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें न केवल स्वस्थ बनाता है बल्कि हमें वर्तमान क्षण में जीना भी सिखाता है। हमारे भोजन के साथ एक गहरा और अधिक सचेत संबंध बनाता है और यह समझ प्रदान करता है कि कम खाना वास्तव में अधिक पा लेना है। ओकिनावा की पारंपरिक आहार शैली भी ऐसी कहानी कहती है जो स्वास्थ्य और जीवन शक्ति से भरपूर है। लेसन 6, रेजिलियंस एंड एंटी फ्रेजिलिटी। जीवन की यात्रा में हमेशा सीधी और सपाट राह नहीं मिलती, अक्सर उतार चढ़ाव और मुश्किलें आती जाती रहती हैं। जापानी दर्शन का एक सुंदर विचार वाबी साबी हमें सिखाता है कि इन अपूर्णताओं और क्षणभंगुरता को जीवन का हिस्सा मानना चाहिए। जैसे एक पुरानी टूटी फूटी वस्तु में भी हमें अपनी एक अलग सुंदरता होती है, वैसे ही हमारी गलतियों और मुश्किलों में भी एक सीख और अनुभव छिपा होता है। जब हम इस विचार को अपनाते हैं तो हम जीवन को चुनौतियों का सामना अधिक सहजता और लचीलेपन से कर पाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक पौधा है जो तेज आंधी में झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं, बल्कि हवा गुजर जाने के बाद फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। वाबी साबी हमें मानसिक रूप से उसी पौधे की तरह बनाने में मदद करती है जो जीवन के झटकों को स्वीकार करके और उनसे सीख कर और भी मजबूत बनाता है। यह समझकर कि सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहता, हम वर्तमान क्षण का महत्व समझते हैं और बदलाव के डरने की बजाय गले लगाते हैं, जो मजबूत इरादे और कभी ना हार मानने वाली भावना की नींव रखता है। चुनौतियों से उबरने की क्षमता ही वास्तव में हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करती है। जब हम मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो हमें याद रखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह अंत नहीं बल्कि विकास का एक और अवसर है। उदाहरण के लिए, अगर किसी परीक्षा में हमें असफलता मिलती है तो हमें निराश होने के बजाय यह सोचना चाहिए कि इस अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसके समय में भी आभार व्यक्त करने की आदत डालना एक शक्तिशाली हथियार है। जब हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास हैं, भले ही वो छोटी क्यों न हो, तो हम नकारात्मक से दूर रहते हैं और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। यह दृष्टिकोण हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमें हर परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत देता है। जरूरी नहीं कि चुनौतियां हमें तोड़ दें, बल्कि वे हमें और भी मजबूत और अटूट बना सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे आग में तपका सोना और भी खरा हो जाता है। इसलिए आओ हम चुनौतियों का डटकर सामना करें और अपनी अदम्य भावना को परिस्थितियों से ऊपर उठने दें। लेसन 7, द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्पसफुल वर्क। लोगों के जीवन में काम एक मजबूत नींव के जैसा है जिन पर उनका जीवन टिका होता है। यह सिर्फ रोजगार या पैसे कमाने का साधन नहीं, बल्कि यह उनकी पहचान और उद्देश्य का एक बड़ा हिस्सा होता है। जब हम अपने काम को अपने शौक और उन मूल्यों से जोड़ते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, तो यह सिर्फ एक नौकरी नहीं रह जाती बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा बन जाती। सोचिए एक कलाकार के बारे में जिसे रंग और ब्रश से खेलना पसंद है। वह एक ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। उसका काम सिर्फ कंप्यूटर पर डिजाइन बनाना नहीं, बल्कि वह अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया को एक नया रूप दे रहा है। वह हर प्रोजेक्ट में अपना दिल और आत्मा डालता है क्योंकि वह जानता है कि उसका काम दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसलिए यह याद रखना जरूरी है कि काम जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह हमारी पूरी पहचान नहीं होना चाहिए। यह इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन हमें बाकी रोमांचक रास्तों का भी आनंद लेते रहना चाहिए। यह सोचना भी जरूरी है कि हमारा काम दूसरों के जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। जब हम जानते हैं कि हमारा काम किसी की मदद कर रहा है या दुनिया में कुछ अच्छा कर रहा है, तो हमें एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। जैसे एक डॉक्टर दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब वह किसी मरीज को ठीक करता है तो उसे जो खुशी मिलती है वह किसी और चीज़ में नहीं मिल सकती। यह एक शिक्षक जो बच्चों को नई चीज़ें सिखाता है और उन्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। वह जानता है कि भविष्य को आकार दे रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने कौशल को बेहतर बनाते रहना चाहिए। यह एक ऐसा है जैसे एक कारीगर अपने औजारों को हमेशा तेज रखता है ताकि वह बेहतरीन काम कर सके। जब हम लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं तो हम अपने काम में और भी अधिक उद्देश्य पा सकते हैं और दूसरों के लिए और भी मूल्यवान बन सकते हैं। इसलिए अपने काम में उद्देश्य खोजना एक यात्रा है जिसमें जुनून, दूसरों के लिए योगदान और लगातार विकास शामिल है। लेसन 8, लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट। जरा सोचो, वो पल जब सूरज की किरणें तुम्हारी खिड़की से अंदर आ रही और तुम उनकी गर्माहट अपनी त्वचा पर महसूस कर रहे हो, या फिर वो खुशी जब दोस्तों के साथ हंसते हुए आपका पेट दुखने लगता है। यही है वर्तमान में जीना। हर एक पल को पूरी तरीके से महसूस करना, जैसे कि कोई कहानी चल रही हो और तुम उसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हो। जब हम अपने मन को भूतकाल की यादों या भविष्य की चिंताओं में भटकाने से रोकते हैं और पूरी तरीके से अभी यानी वर्तमान में रहते हैं, तो एक अद्भुत शांति मिलती है।
ये वो शांति है जो हमें छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस करने की ताकत देती है, जैसे स्वादिष्ट चाय का पहला घूंट या किसी अपने प्यारी सी मुस्कान। इस पल में जीने से एक अनोखी संतुष्टि मिलती है और तनाव ऐसे गायब हो जाता है जैसे धूप में बर्फ। खुशी और सुकून हमारे साथ चलने लगते हैं और जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाती है। हर कदम एक नया अनुभव, हर सांस एक नया अवसर। वर्तमान में जीने की कला को अपनाने के कई सरल तरीके हैं। कभी कभी बस आंखें बंद करके गहरी सांस लेना और छोड़ना भी जादू कर देता है और हमारा मन शांत हो जाता है और हम अपने अंदर की शांति से जुड़ जाते हैं। प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना भी एक अद्भुत उपाय है। पेड़ों की ससराहट, फूलों की खुशबू और बस नंगे पर घास पर चलना हमें धरती से और अपने आप से जोड़ता है। अपने दैनिक जीवन में भी हम छोटे छोटे पलों को खास बना सकते हैं, जैसे जब हम खाना खा रहे हों तो हर निवाले का स्वाद लें और महसूस करें कि वो कैसे बना है और किसने बनाया है। या जब हम अपने प्रियजनों के साथ हों तो फ़ोन को दूर रखकर उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उनकी आंखों में प्यार से देखें। ये छोटे छोटे प्रयास मिलकर वर्तमान को जीने की एक मजबूत नींव बनाते हैं और हमें सिखाते हैं कि असली खुशी बड़े बड़े आयोजनों में नहीं बल्कि हर पल को दिल से जीने में है। और अब फाइनल मैसेज। यह सत्य है कि हम सभी के भीतर एक अनोखा उद्देश्य छिपा हुआ है, जिसे जापानी संस्कृत में इकिगाई कहा गया, यानी जीने का कारण। सोचिए तो सही कि कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि सुबह बिस्तर से उठने की आपकी असली वजह क्या है। यह सिर्फ रोजमर्रा के काम या जिम्मेदारियां ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके दिल को खुशी से भर दे और आपको एक गहरा संतोष प्रदान करे। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक जो बच्चों को ज्ञान बांटते हुए सच्ची खुशी महसूस करता है, एक कलाकार जो अपनी रचनाओं में अपनी आत्मा उड़ेलता है और एक माली जो हर पल हर पौधे की देखभाल में जीवन का आनंद लेता है। यह सभी अपने अपने इकिगाई को जी रहे हैं। यह जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा या दुनिया बदलने वाला काम हो, बल्कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपको अर्थपूर्ण लगे, जो आपके लिए मीनिंगफुल हो जाके। इसलिए थोड़ा समय निकालें और अपने भीतर झांकें, अपनी रुचियों और अपनी क्षमताओं और उन चीजों पर विचार करें जिनकी दुनिया को जरूरत हो। इन सब के बीच कहीं ना कहीं आपका इकिगाई आपका इंतजार कर रहा होगा। एक बार जब आपको अपने इकिगाई की हल्की सी भी झलक मिल जाए तो यह जरूरी नहीं है कि आप तुरंत सब कुछ बदल डालें। जापानी दर्शन में सिखाता है कि छोटे निरंतर प्रयास से दीर्घकालिक परिवर्तन लाते हैं। एक बीज को विशाल वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी तरह आपके उद्देश्य को जीवन में पूरी तरह खिलने में भी वक्त लगेगा। यदि आपका इकिगाई लेखन है तो जरूरी नहीं कि आप तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दें और उपन्यास लिखना शुरू कर दें। आप हर दिन कुछ समय निकालकर लिखना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप रॉबिन शर्मा का 2 मिनट का रूल भी यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्लॉग पोस्ट, एक कविता या अपनी भावनाओं को पन्नों पर उतार सकते हैं। धीरे धीरे छोटी सी आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी और आपको अपनी इकिगाई की मार्ग पर और आगे बढ़ाएगी। ये छोटे छोटे कदम ही आपको अर्थपूर्ण जीवन, खुशी और लंबी उम्र की ओर ले जाते हैं। इसलिए डरे नहीं, बस शुरुआत करें, एक कदम बढ़ाएं और अपने उद्देश्य की दिशा में बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो हमारे YouTube चैनल द बुक वीकेंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा सीखते रहें और एक दूसरे को हेल्प और इंस्पायर करते रहें। और हाँ, अपनी इकिगाई को जरूर खोजें और कमेंट सेक्शन में लिखें। टेक केयर, जय हिंद।